लेक्चर। तो शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, सरफेस एरिया बाय पैरामीटराइजेशन। ठीक है, तो पैरामीटराइज सरफेस एरिया में अभी पता करना है। तो जो पीछे हमने अभी पढ़ा पिछले लेक्चर में, ठीक है ना, सरफेस एरिया और कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए थे, वहाँ पे हमने ग्रेडियंट के कंसेप्ट का यूज़ करके सरफेस एरिया पता करा था। तो सरफेस एरिया होता है नो मैटर व्हाट मेथड यू आर यूजिंग। ठीक है, तो अभी भी जो मेथड पढ़ रहे हैं इससे भी सेम सरफेस एरिया आएगा और ये सारे सर्फेसेस के लिए वैलिड होगा। पिछले वाला भी सारे सर्फेसेस के लिए वैलिड है, बट मेथड है तो सही और उसको जानना जरूरी है फिर। ठीक है, तो पैरामीटराइज करना किसी भी सरफेस को, किसी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे अभी तक पीछे जितना भी चीज़ों को हमने डील करा है ना, पैरामीटराइजेशन जो भी देखा हमने वो सिंगल पैरामीटराइजेशन देखा। सिंगल पैरामीटराइजेशन मतलब हमने कर्व देखा, पैरामीटराइज्ड कर्व, पैरामीटराइज्ड कर्व। ठीक है, क्योंकि हम लोग लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे और जो भी यूज था हमारा पीछे लाइन का था, जो भी पैरामीटराइजेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमने पीछे पढ़ी है। बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट अ सरफेस। ठीक है ना, तो एक सरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑब्वियसली हमें दो लाइंस, दो कर्व्स चाहिए एंड टू ऑर्थोगोनल कर्व्स, टू ऑर्थोगोनल कर्व्स। या ऑर्थोगोनल मीन्स परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, बट परपेंडिकुलर ना बोलो, ऑर्थोगोनल का यहाँ फिलहाल सिंपल मतलब समझो। ठीक है, कि एक परपेंडिकुलर ही होगा एक सेंस में वो। ठीक है ना, तो एक कर्व पे अगर मूव करेंगे, जैसे हियर वी हैव टू कर्व्स, लेट ये जो एक रेड वाला कर्व है, लेट से यू, एंड ये जो कर्व है वी। ठीक है ना, तो ब्लू वाले पे अगर मूव करते हैं तो वी का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। ठीक ना, तो जैसे एक एक्सिस पे, एक लाइन पे मूव करते हैं, एक्स एक्सिस पे मूव करते हैं तो वाई कांस्टेंट रहता है, वाई पे मूव करते हैं तो एक्स कांस्टेंट रहता है। सिमिलरली वी पे मूव करेंगे तो वी पे मूव करेंगे, ठीक है ना, तो यू कांस्टेंट रहेगा, यू पे मूव करेंगे तो बी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना, तो ये तरीका। दोनों कर्व्स ऑर्थोगोनल है, मतलब एक को चेंज करने पे ये दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मतलब हुआ। ठीक है, एक कर्व पे मूव करने पे दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे दो कर्व्स की हमें हो सकता है। इन जनरल हमें करना क्या है, एक्स वाई और जेड को ही तो पैरामीटाइज करना है। मतलब एक्स फंक्शन बन जाएगा किसी नए दो वेरिएबल्स का, लेट से एक्स इज फंक्शन ऑफ यू एंड वी, सिमिलरली वाई बिकम फंक्शन ऑफ यू एंड वी, एंड सो ऑन फॉर जेड ऑल्सो बिकम्स फंक्शन ऑफ यू एंड वी। ठीक है ना, यू एंड वी इन जनरल। यहाँ पे इसको हम लोग कार्टेशियन को क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट में, पीछे भी पैरामीटर्स देखे हमने, टी देखा पैरामीटर, तो कुछ और भी पैरामीटर हो सकता है पोलर कोऑर्डिनेट्स को छोड़ के, यानी कि थीटा और आर को छोड़ के। तो इन जनरल हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, यू एंड वी। बट जो भी सरफेस एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग एक्स और वाई और जेड को जो पैरामीटाइज करेंगे, तो आफ्टर पैरामीटाइजेशन वो थीटा आर फाई इन सब चीज़ों में ही चेंज होगा। कहने का मतलब कि इधर उसको हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, पैरामीटाइज करेंगे, या फिर स्फेरिकल में। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। आगे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। पीछे हमने जो ग्रेडियंट से सरफेस एरिया निकालना सीखा, तो ग्रेडियंट के बाद नीचे था ग्रेडियंट एंड यूनिट वेक्टर के, एंड यहाँ पे था डी एक्स डी वाई। तो एक चीज़ पता है, लास्ट में जाने के बाद ऐसा कुछ टर्म बचता था यहाँ पे एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर का, डिपेंडिंग ऑन फंक्शन, कहीं कहीं वाई स्क्वायर ना भी बचे, बट वाट एवर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस समथिंग ऐसा एक फंक्शन बचता था। तो इसको सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड था, तो फाइनली लास्ट में जाके तो हम लोग x की जगह आर कॉस थीटा और y की जगह आर साइन थीटा पुट करते ही थे। तो एक तरह से देखो तो r और थीटा में हम इस इक्वेशन को पैरामीटाइज ही तो करते थे। पैरामीटाइजेशन का सिंपली मतलब क्या होता है, x और y को चेंज करना किसी अदर वेरिएबल्स में। तो यहाँ पे हम लोग x और y को हम लोग दो अलग वेरिएबल्स में कन्वर्ट करते थे। r भी फंक्शन हो जाता था किसका, r का और थीटा का, सॉरी x फंक्शन हो जाता था, बन जाता था r और थीटा का, y भी फंक्शन बन जाता था r और थीटा का, इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई दिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो लास्ट तक तो काम करना ही पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोग पैरामीटाइज कर देंगे। करना क्या, सिलिंड्रिकल या स्फेरिकल जो भी कोऑर्डिनेट सुटेबल हो उनमें हम लोग कन्वर्ट करेंगे कार्टेशियन फॉर्म को, कार्टेशियन इक्वेशन को। एक और बात, इन ऑर्डर टू फाइंड सरफेस एरिया फंक्शन ऑलवेज शुड बी इम्प्लिसिटली मेंशन्ड। तो फंक्शन जो भी है एक्स वाई जेड, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो और सम कांस्टेंट। ठीक है, इस तरीके से मेंशन होना चाहिए, नहीं भी हो जैसे जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस समथिंग 6 और वाट एवर, तो इसको हम लोग वैसे मेंशन करेंगे, वैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो, एंड लेट दिस बी आवर फंक्शन। ठीक है, जिसका सरफेस एरिया निकालना है। तो ये एक फंक्शन हुआ और फंक्शन बराबर समथिंग के हो गया तो वो एक सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक ना, फंक्शन इज इक्वल टू समथिंग, वो एक रिप्रेजेंट करता है सरफेस को। ओके, ठीक है, तो फंक्शन शुड बी एक्सप्लिसिटली इम्प्लिसिटली मेंशन, सॉरी। अगर देखो कि कहीं फंक्शन इस तरीके से दे रखा हो,
मान लिया फंक्शन ऐसे दे रखा हो एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और बोले कि इसका सरफेस एरिया, बोलेगा नहीं, अगर तुम सोचते हो कि ऐसे फंक्शन दे दिया और इसका सरफेस एरिया निकालो, तो बेसिकली ये एक सरफेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये मैनी सरफेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत सारे सरफेसेस को, किसी एक सरफेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है ये, ठीक है ना, ये बहुत सारे सरफेसेस को। क्यों? क्योंकि ये तो इसका डोमेन तो पूरा इंटायर स्पेस हो जाएगा, तो बेसिकली एक ये वॉल्यूम हो रहा है, और इसका वैल्यू अगर हम लोग अलग अलग कॉन्स्टेंट्स के बराबर करते जाते हैं, लेट इसका वैल्यू मैंने कर दिया 100 के बराबर, यानी कि 10 स्क्वायर के बराबर, तो दिस होल थिंग इज रिप्रेजेंटिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, मतलब ये 10 रेडियस के एक स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन इस फंक्शन के वैल्यू को हम लोग किसी और के कांस्टेंट कर देते, लेट 27 और समथिंग 81, राइट। तो अगेन ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर, यानी कि ये अगेन अब एक दूसरे स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो रेडियस इज 9, तो ये इनफाइनाइट मैनी स्फीयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो सरफेस एरिया का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है ना, वैसा क्वेश्चन अराइज होने का ही कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, इफ दिस फंक्शन जो भी यहाँ पे है इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो फिर तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा, तो जैसे ही इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल करेंगे देन वो एक सरफेस बनेगा, स्फेरिकल सरफेस। और नाउ अब क्वेश्चन बनता है कि सरफेस एरिया क्या होगा सरफेस का, ठीक है ना, तो हमेशा ये फंक्शन इम्प्लिसिटली मेंशन होना चाहिए, तभी सरफेस एरिया का क्वेश्चन अराइज होगा, ठीक है। तो ये मतलब इसका, आई होप इतना समझ में आ रहा है। तो इम्प्लिसिटी वाला तो कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। तो पैरामीटराइजेशन बेसिकली दो ही टाइप का होगा, ठीक है ना, दो पैरामीटर्स हम लोग लेंगे, इन जनरल उसको हम लोग लिखेंगे आर यू वी, बट वो मेनली होगा आर और थीटा, आर और आर ये दोनों अलग अलग है, इसको मैं पी मान लेता हूँ, पी आर थीटा लिख देता हूँ, ठीक है ऐसा। तो अब वो पैरामीटराइजेशन किस टाइप का लेंगे हम लोग, आर थीटा, और एक तो होगा सिलेंड्रिकल, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर देंगे, पैरामीटराइजेशन एक्स वाई जेड का लेना है, इनको कन्वर्ट करना है हमें अलग वेरिएबल्स के टर्म में, और दूसरा होगा स्फेरिकल, ठीक है। सिलेंड्रिकल कब, वो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के शेप साइज पे, ठीक है ना, अगर उसके शेप को विजुलाइज कर पा रहे हो तो, अदरवाइज क्वेश्चंस में दिया रहेगा, जो क्वेश्चंस मेरे पास है फिलहाल, और जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको विजुलाइज कर पाओगे, काफ़ी सिंपल है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट पीछे मैंने बताया था क्या होता है, ठीक है, उसको किस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, आर थीटा और जेड के फॉर्म में लिखते हैं, आर थीटा और जेड, आर और थीटा किस प्लेन में होता है, ये एक्स वाई प्लेन में होता है, ये पता है आपको, ठीक है ना, और जेड को जेड एज इट इज रख देते हैं। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे जब जो भी सरफेस होगा, जो भी इक्वेशन होगा, वो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल होगा, सिलेंड्रिकल सिमेट्री जब होगी उस सरफेस की, क्या मतलब है मैं आगे कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ अभी। स्फेरिकल जब होगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में उसको कन्वर्ट करेंगे तो स्फेरिकल में होता है रो मतलब टोटल लेंथ, ठीक है ना, ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस सीधा, रो थीटा एंड फाई, और फाई थीटा वट एवर, ठीक है ना। अब वो फाई किसके साथ एंगल होता है, थीटा किसके साथ एंगल होता है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे अभी, पीछे भी मैंने बताया उसको। इसका यूज़ करेंगे हम लोग जब स्फेरिकल सिमेट्री होगी सरफेस की, मतलब सरफेस इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, ठीक है ना, और स्फेरिकली सिमेट्रिकल होगा अबाउट अ पॉइंट, बेसिकली अबाउट अ पॉइंट, एक पॉइंट का सिमेट्रिकल होगा, ठीक है ना, और एक लाइन का सिमेट्रिकल होगा, किसी एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, ठीक है ना, अबाउट एक्सिस, बस समझने के लिए। जैसे पीछे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो ये क्वेश्चन मैंने बना दिए थे, ये भी बना दिया था मैंने, ये क्वेश्चन आपसे बन गया होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन गया होगा आपसे, बट यहाँ आपको प्रॉब्लम हुई होगी, बिकॉज जो भी क्वेश्चंस हम लोग पीछे बना रहे थे, इन पीछे के क्वेश्चंस में सब में जेड का पावर जो है ना 1 है, ठीक है ना, हर जगह पावर जेड का 1 है, ठीक। यहाँ पे पावर जैसे 2 हो जा रहा है, ये तो ऐसे स्फीयर का इक्वेशन दे रखा है, तो इसको हम लोग आगे डिस्कस करने वाला, बट ये भी क्वेश्चन बन सकता था, मैंने ऐसे ही छोड़ा था कि आप अगर ट्राई करे रहोगे इसको, तो पैरामीटराइजेशन का यूज समझ में आ जाएगा कि कैसे सरफेसेस के लिए उसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो वेर एवर देयर इज जेड स्क्वायर, तो सरफेस अगर इसी को हम लोग फंक्शन कंसिडर करेंगे आगे चल के एफ एक्स वाई जेड, जिसका हम लोग ग्रेडियंट ले रहे थे पीछे, तो फिर यहाँ पर तो जेड है, तो इसका ग्रेडियंट लेने के बाद हमको याद है कि इंटीग्रेशन के टर्म में लास्ट टाइम में डबल इंटीग्रल स्क्वायर रूट यहाँ पे समथिंग ए स्क्वायर, और कोई कांस्टेंट आता था एक्स स्क्वायर आता था, फिर सेम कांस्टेंट वाई स्क्वायर, यहाँ पे जेड की जगह 1 आ जाता था, बट इन दिस पर्टिकुलर केस जेड का टर्म यहाँ पे बचेगा, और जेड का टर्म बचेगा तो ये आ जाएगा ऐसा जेड स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो डी एक्स डी वाई है हमारे पास, तो इंटीग्रेट करना इसको मुश्किल हो जाता है, फिर तरीका है इसका भी,
बट ये उस तरीके से भी जो मैंने बताया था वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा। इस फंक्शन को करना क्या हमें, इस फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड देन जेड माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड नाउ दिस इज आवर फंक्शन एफ एक्स वाई एंड जेड। कैसे किया, इन दोनों को इधर ले गया, माइनस हुआ, स्क्वायर को इधर दे गया, स्क्वायर रूट कर दिया इसको, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये जो फंक्शन दिखाई पड़ रहा है ना, जेड माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका ग्रेडियंट अगर लेते हो तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और ये कोन के लिए था। अभी हम लोग आगे कुछ एग्जांपल देखते हैं और फिर दोनों का फंडा समझ में आ जाएगा कि जो पीछे मैंने मेथड बताया उसका कब यूज़ करेंगे, अभी जो बताने जा रहा हूँ उसका कब यूज़ करेंगे, और पीछे वाले मेथड से ही काम चल सकता है, इस नए वाले का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बट दो है तो दोनों समझना पड़ेगा, ध्यान समझेंगे इसको ज़रा। अब पीछे के क्वेश्चंस को बना लेंगे तो इसको समझना आसान होगा, अगर उसको बिना बनाए इसको समझेंगे तो फिर कंसेप्ट ओवरलैप करेंगे और पता नहीं चलेगा कि किधर जा रहा है लेक्चर, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ से, एक एग्जाम्पल दे रखा है, फाइंड पैरामीटराइजेशन ऑफ कोन। चाहिए इसका सरफेस एरिया निकालना हो तो विदाउट पैरामीटराइजेशन भी हम लोग निकाल सकते हैं, बट फिलहाल हमें तो पैरामीटराइजेशन इसका निकालना है, ठीक है ना। तो इसको कन्वर्ट करना है बेसिकली। तो ये जो कोन दिखाई पड़ रहा है ये सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल है, मतलब इसके जो भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, कोन दिखाई पड़ रहा है तो एक्सिस के सिमेट्रिकल है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को, इसके हर पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ये फंक्शन ही इस तरीके से दे रखा है, ठीक है ना। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जैसे ये फंक्शन जो दे रखा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो सर्कल दिखाई पड़ रहा है, ये जो सर्कल दिखाई पड़ रहा है, जैसे इसका शैडो हो जाएगा यहाँ पर डोमेन प्लेन में, जो कि एक्स वाई प्लेन है, इसको और थोड़ा सा पीछे करता हूँ, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। मतलब एक्स और वाई का डिफरेंट वैल्यू जेड का वैल्यू देंगे। तो ये जो सर्कल दिखाई पड़ रहा है रेड वाला, ये इस पर जेड का वैल्यू कांस्टेंट है, जेड इज इक्वल टू सम आर, मतलब कांस्टेंट है। अगर इसके ऊपर एक और सर्कल लेते हो यहाँ पे, तो इसके लिए इसके करस्पॉन्डिंग जेड कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ जाएगा, तो नीचे जो सर्कल बनेगा वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो सर्कल बन रहा है और ये डोमेन प्लेन में है, तो इसका साइज बढ़ते जाएगा अगर जेड का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे कोण बढ़ते जा रहा है सबसे ऊपर। तो सबसे ऊपर जेड का वैल्यू 1 है, कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। सबसे ऊपर वाले सर्किल का अगर प्रोजेक्शन लेते हो नीचे यहाँ पे, तो यहाँ जो सर्कल बनेगा इसका रेडियस कितना होगा, 1 होगा। रेडियस 1 होगा मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू होगा 1, तो ये सर्कल बन रहा है। और बेसिकली इसके हर एक सर्कल का प्रोजेक्शन ही है, और हर एक सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये सर्कल, ठीक है, और ये पूरा का पूरा सर्कल देखो तो इसका रेडियस कितना है, आर है, ठीक है। जेड भी आर कहीं बराबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ठीक है ना। हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना होता है तो हमें क्या लेना होता है, आर थीटा और जेड लेना होता है, ठीक है। आर थीटा और जेड लेना होता है। आर क्या होता है, आर और थीटा मैंने बोला कि एक्स वाई प्लेन में होता है, एक्स वाई प्लेन में होता है, जो पोलर कोऑर्डिनेट में हमने देखा था 2D पोलर कोऑर्डिनेट में। तो एक्स की जगह क्या लिखते हैं हम लोग, आर कॉस थीटा, फिर वाई की जगह हो जाता है आर साइन थीटा, और जेड को ऐसे ही छोड़ देते हैं। बट यहाँ पे ये फंक्शन इस तरीके से दे रखा है, फंक्शन यहाँ कुछ भी और हो सकता था, बट कौन है यहाँ पे कुछ और फंक्शन भी हो सकता था, ऐसे एक्स क्यूब प्लस ऐसा कुछ सिमेट्रिकल सरफेस होता, कौन है तो ये सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल है, कोई और सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल सरफेस भी हो सकता था यहाँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाता और प्लस वाई स्क्वायर हो जाता, सिर्फ हो जाता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। पैराबोलॉइड भी हो सकता है सिमेट्रिकल, ठीक है ना, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल। तो ये एक सरफेस हो सकता था ऐसे। तो इस केस में x की जगह हम लोग वैल्यू रखते हैं आर कॉस थीटा, y की जगह वैल्यू रखते हैं आर साइन थीटा। तो यहाँ पे z का वैल्यू निकल के आता क्या, आर स्क्वायर, ठीक है ना, जेड आर स्क्वायर आता, यहाँ पे z का वैल्यू आर है। तो लिखने के लिए तो हम लोग सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी भी इसके पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो तो उसको आर थीटा और जेड में लिख सकते हैं, ठीक है ना, उस फॉर्म में लिख सकते हैं। या फिर जेड की जगह भी हम लोग आर पुट कर सकते हैं, जेड की जगह भी हम लोग चाहे तो आर पुट कर सकते हैं। एक्स की जगह क्या पुट करना है, आर कॉस थीटा, वाई की जगह पुट करना है आर साइन थीटा, एंड जेड की जगह लिख सकते हैं हम लोग आर। पैरामीटाइजेशन में क्या स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, जैसे टी के साथ हम लोग जब पैरामीटाइज कर रहे थे तो एक फंक्शन लेते थे, ये एक्स ही था, मतलब ये बेसिकली एक्स था और एक्स किस चीज़ का फंक्शन था, टी का फंक्शन होता था, आई कर लेते थे। और वाई किसका फंक्शन होता था, वो भी टी का फंक्शन होता था। अब यहाँ पे हो सकता है ये टी स्क्वायर हो, यहाँ पे टी का पावर 1 हो, ऐसे अलग अलग टाइप से फंक्शन होते थे, बट वो टी एक पैरामीटर था, उसका फंक्शन होते थे। यहाँ पे हमें एक पैरामीट्रिक इक्वेशन लेना है जिसमें आ क्या रहा है, आर आ रहा है और थीटा आ रहा है। आर एंड थीटा आर ओनली वेरिएबल, जेड इज नॉट वेरिएबल, ठीक ना। मतलब जेड हमारा पैरामीटर नहीं है,
जेड इज नॉट पैरामीटर, पैरामीटर कौन है, आर और थीटा, दो ही ना नए वेरिएबल मिल रहा है। एक्स भी रिप्रेजेंट हो गया किसके फॉर्म में, आर कॉस थीटा, आर एंड थीटा, वाई भी रिप्रेजेंट हो गया है आर साइन थीटा, आर एंड थीटा के फॉर्म में, एंड जेड ऑल्सो वो रिप्रेजेंट हुआ आर के फॉर्म में, हियर नो थीटा टर्म इज देयर। ठीक है, तो वो एक्स वाई जेड को हमने कन्वर्ट करा नए वेरिएबल्स के टर्म में, तो हमें दो नए वेरिएबल्स मिल रहे हैं आर एंड थीटा। एक्स भी दोनों वेरिएबल्स का फंक्शन है, वाई भी दोनों वेरिएबल्स का फंक्शन है, जेड सिर्फ एक का है, मान लो यहाँ पे थीटा है बट उसका कोफिशिएंट 0 है, ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। तो एक्स की जगह लिखेंगे हम लोग, आर को हम लोग लिखा क्या करते थे, आर कुछ भी हो यहाँ पे, एक्स आई होता था, वाई जे होता था एंड जेड के होता था, ये दिमाग में रखेंगे। नो मैटर कि एक वेरिएबल है या दो वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल्स होंगे, अगर यहाँ पे एक वेरिएबल टी है मतलब एक्स टी का फंक्शन है, वाई टी का फंक्शन है, जेड टी का फंक्शन है। यहाँ पे दो वेरिएबल्स है आर और थीटा, मतलब एक्स भी आर और थीटा का फंक्शन है, वाई भी आर और थीटा का फंक्शन है, जेड भी आर और थीटा का फंक्शन है। तीन वेरिएबल्स हैं अगर आर थीटा और कुछ और, ठीक है, तो एक्स तीनों का फंक्शन होगा, वाई तीनों का और जेड तीनों का। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे जो पैरामीटराइजेशन होगा आर थीटा एक्स आई वाई जे जेड के, एक्स के जगह लिखेंगे हम लोग आर कॉस थीटा, आर और थीटा के फॉर्म में एक्स को रिप्रेजेंट कर दिया, इसको लिख दिया आर साइन थीटा, और इसको लिख दिया जेड को सिंपली आर लिख लेते हैं हम लोग, क्योंकि आर के इक्वल था वो, ठीक है ना इस केस में। ठीक है, तो ये हमारा एक पैरामीट्रिक इक्वेशन बना, ठीक है ना, ये एक पैरामीट्रिक इक्वेशन बना। तो ये तो समझ में आया पैरामीट्रिक इक्वेशन बनाएंगे कैसे, इसका यूज कैसे करेंगे वो मैं हम लोग आगे समझते हैं। ये इक्वेशन बेसिकली कर क्या रहा है, जो कोई भी पॉइंट है ना इस पे, इस सरफेस पे कोई भी पॉइंट, उस पॉइंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा, ठीक है ना। ये इक्वेशन क्या कर रहा है, ये इक्वेशन इस सरफेस के किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ जेड एक्स एंड वाई, और बेसिकली ये एक्स और वाई के करस्पॉन्डिंग हमें डिफरेंट डिफरेंट जेड दे रहा है, बट ये जो है पैरामीटर ये पूरे सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सरफेस के किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। पैरामीटाइजेशन जब हम लोग लेते थे टी के टर्म में, तो ये क्या करता था, किसी भी कर्व, कोई भी कर्व हो तो उस कर्व के हर पॉइंट को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है ना, पॉइंट्स और कर्व, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट्स ऑन सरफेस, ठीक है। यहाँ पे दो पैरामीटर्स है, एक कर्व आर के करस्पॉन्डिंग होगा, एक कर्व थीटा के करस्पॉन्डिंग, उसे भी समझते हैं जरा उसका क्या मतलब हुआ, आर के करस्पॉन्डिंग कर्व का मतलब क्या हुआ और थीटा के करस्पॉन्डिंग कर्व का मतलब क्या हुआ। जैसे ये कोई पॉइंट है, दिस इज अ पॉइंट, अगर हम लोग इस पे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ये जो टिल्टेड है ना थोड़ा सा ऐसे कोन, तो हम लोग इस लाइन पे और ऊपर बढ़ते हैं, इस पॉइंट से मैं ऊपर की ओर बढ़ूंगा, तो इस पे ऊपर की ओर बढ़ूंगा तो आर का वैल्यू क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। हम लोगों को इधर की ओर नहीं जाना, मतलब इस पर रोटेट नहीं करना, सिर्फ ऊपर की ओर इस पर चढ़ना है, इस ब्लू लाइन के अलॉन्ग। तो आर का वैल्यू क्या होता जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आर का वैल्यू बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे, अभी आर इतना है, यहाँ आएंगे तो ये आर बढ़ते जाएगा, तो ऊपर की ओर एक डायरेक्शन में बढ़ने पे क्या बढ़ते जा रहा है, आर में चेंज आ रहा है, थीटा में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो एक जो कर्व होगा इस लाइन की ओर होगा, मतलब ये जो लाइन है ये वाला आर वाला कर्व कहलाएगा, मतलब आर कहलाएगा। और आर को अगर कांस्टेंट रख लो, ठीक है, और इस थीटा को चेंज करो तो एक सर्कुलर कर्व बनेगा। तो ये जो कर्व ट्रेस हो रहा है ये ड्यू टू चेंज इन थीटा, थीटा के चेंज होने की वजह से क्या ट्रेस हो रहा है यहाँ पे, सर्कल, और आर के चेंज होने की वजह से ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है, मतलब ये तो दो कर्व्स हो रहे हैं, ये अगर कोन है, ठीक है, तो दो कर्व्स आएंगे, एक कर्व तो अब यहाँ 3 डायमेंशनल बनाना पॉसिबल नहीं है, मान लो ऐसे ऊपर की ओर जाएगा, ये वर्टिकल नहीं है, ये जो साइड से जा रहा है ना, मतलब इस पे इसके सरफेस पे जो टिल्टेड सरफेस है, सरफेस के ऊपर जा रहा है, और एक बन रहा है सर्कल, तो दो कर्व्स है और दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनल होंगे, ठीक है। ऑर्थोगोनल के यहाँ सिंपल मतलब समझेंगे कि एक को चेंज करने से दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं, इसका पैरामीटराइजेशन स्फीयर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, और स्फेयर है तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे इसको, ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर लेंगे सबको। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में चेंज करने के लिए कोई भी पॉइंट हो यहाँ, तो उसे स्फीयर पे ऐसा कंसीडर हम लोग करते हैं, ये कोई पॉइंट है हमारे पास, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, ठीक सॉरी, सेंटर से ओरिजिन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग लिखते हैं रो, कहीं कहीं आर भी लिखा होता है, नो मैटर, मुझे आर को यूज़ करना है नीचे, मतलब इसका ये जो लाइन दिखाई पड़ रहा है इसका डिस्टेंस मैंने रो ले लिया, इसको हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे एक्स वाई प्लेन पे, इसका जो शैडो आएगा मतलब इसका कंपोनेंट, इसको मैं आर कंसीडर कर रहा हूँ, मतलब आर और थीटा को मैं हमेशा रखना चाहता हूँ एक्स वाई प्लेन में,
ठीक है। और थीटा क्या होता है, आर का एंगल, मतलब ये जो रो है इसका प्रोजेक्शन हुआ एक्स वाई प्लेन में और उसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ, दैट इज थीटा। ठीक है, तो हमें इसको रिप्रेजेंट करना होता है किस टर्म में, फाई आर, आर मतलब ये वाला चीज, और थीटा। रो लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, आर थीटा और फाई, आर फाई थीटा। ठीक है, उस टर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ रही है। आर फाई, आर पता है हमें, फाई पता है और थीटा पता है, तो रो तो ऐसे निकल जाएगा, बिकॉज रो जो है, आर जो है, आर जो है वो कैसे मिला हमें, रो का कंपोनेंट लिया हमने कहाँ पे, एक्स वाई प्लेन में, तो जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है, फाई किसके साथ एंगल है, जेड एक्सिस के साथ। किसका एंगल है, डिस्टेंस मतलब जो पोजीशन वेक्टर है ना उस पॉइंट का, उसका एंगल है जेड एक्सिस के साथ। तो जेड के तरफ तो कंपोनेंट लेना नहीं है हमें, एक्स वाई प्लेन पे कंपोनेंट लेना है, तो ये वाला जो एंगल है ये 90 माइनस फाइव हो जाएगा। तो रो कॉस 90 माइनस फाइव, बेसिकली ये रो साइन फाइव होगा, ये आर के बराबर होगा। तो इसमें जो आर आ रहा है, आर आ रहा है रो साइन फाइव के बराबर आ रहा है, ये पहली बात। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा जो लेंथ है, यहाँ पे इसी को आर कंसिडर कर लिया, इसी लाइन को आर कंसिडर कर लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आर कंसिडर कर लिया तो। ठीक है, हम उसको रो के टर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ बात समझते हैं हम लोग जरा, तो एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं। अगर इसी को आर कंसिडर कर लिया तो नो मैटर, अगर इसको आर कंसिडर कर लिया तो एक्स वाई प्लेन में ये वाला जो लाइन होगा, दिस विल बी आर साइन फाइव। ठीक है, और एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है, ये जो नीचे प्रोजेक्शन दिखाई पड़ रहा है, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का पोजीशन ये जो नीचे दिखाई पड़ रहा है, इसका कंपोनेंट इधर लेते हैं हम लोग, मतलब ये वाला लाइन और कॉस थीटा करते हैं। तो ये वाला लाइन सिर्फ क्या है, आर साइन फाई है, और उसके साथ हम लोग करेंगे कॉस थीटा। ठीक है, वाई के लिए इसी का ये जो येलो वाला मोटा वाला लाइन दिखाई पड़ रहा है, इसका वाई कंपोनेंट लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो इसके साथ साइन थीटा लगा लेते हैं। तो आर साइन फाई तो उसका लेंथ था, और इसके साथ लगाएंगे हम लोग साइन थीटा। और जेड कोऑर्डिनेट मतलब इसका जेड कोऑर्डिनेट मतलब इसी लाइन का जेड कंपोनेंट लेना है हमें। तो इस लाइन का तो लेंथ आर है, और आर कॉस फाई कर लेंगे, कंपोनेंट लेने के लिए कॉस का यूज करेंगे, तो कॉस फाई। तो जेड के लिए हो जाएगा आर कॉस फाई। अब अगर आपने सिलेंड्रिकल और पोलर वाला वीडियो देखा हुआ है तो ये आपको पता होना चाहिए, और सिंपल चीज़ है। तो जेड को हमने ए कॉस फाइव, तो ए उसका लेंथ है बेसिकली, रेडियस यहाँ पे ए ले रखा है, डायग्राम से दिखाई पड़ रहा होगा, तो आर की जगह ए डाल दिया यहाँ पे। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है कहाँ से आया, एक्स वाई जेड का वैल्यू इतना ले लिया हमने। अब पैरामीटराइजेशन करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़, कितने वेरिएबल्स मिल रहे हैं यहाँ पे हमें, यहाँ पे ए तो कांस्टेंट है, तो आर को तो हम वेरिएबल बोलेंगे नहीं, क्योंकि इस सरफेस पे मूव करते टाइम आर चेंज नहीं हो रहा, आर कांस्टेंट रह रहा है। पिछले वाले में इस सरफेस पे अगर हम लोग मूव करते थे तो आर का लेंथ चेंज करता था, तो आर इज़ अ वेरिएबल। ठीक है, तो वो पैरामीटराइज्ड इक्वेशन का एक पार्ट होगा। थीटा इज ऑल्सो अ वेरिएबल, बट इन दिस पर्टिकुलर केस आर इज नॉट वेरिएबल, तो हमें क्या करना होगा, थीटा और फाई के टर्म में इसको रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन जो होगा वो किस टर्म में आएगा, फाई के टर्म में आएगा और थीटा के टर्म में आएगा। एंड ईच एंड एवरी टर्म, एक्स वाला टर्म प्लस वाई वाला टर्म, ठीक है ना, एंड प्लस जेड वाला टर्म, ठीक है ना, इन तीनों को हमें थीटा एंड फाई के टर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। ए कांस्टेंट है, तो थीटा और फाई के टर्म में रिप्रेजेंट करना, एक्स को क्या लिखेंगे हम लोग, ए विच इज रेडियस ऑफ द स्फीयर, साइन फाई कॉस थीटा आई, यहाँ पे हो जाएगा ए साइन फाई साइन थीटा जे, एंड दिस वन कॉस फाई के। दिस इज आवर पैरामीटराइज्ड इक्वेशन in terms of phi and theta. R is not changing as we move on the surface of a sphere. ठीक है ना, कैसे अब इसमें ये दोनों भी ऑर्थोगोनल कैसे होंगे, ऑर्थोगोनल कर्व्स कैसे ट्रेस कर रहे हैं, लेट्स फाइंड दैट। समझते हो उसको जरा। मान लो ये पॉइंट है यहाँ, हमें इसको चेंज नहीं करना, सिर्फ थीटा को चेंज करना है। तो थीटा को चेंज करना मतलब हमें ऐसे रोटेट करना है, तो इस पर एक ऐसे सर्कल ट्रेस होगा, मतलब ये वाला वेक्टर ट्रेस करेगा, ये वाला वेक्टर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, पीछे हर जगह उसका लेंथ जो होगा वो सेम रहेगा, एक सर्कल ट्रेस हो जाएगा, है ना, सेंटर से इस सर्कल का डिस्टेंस जो होगा वो सेम रहेगा। आर में कोई चेंज नहीं, आर वेक्टर में चेंज हो रहा है, बट हमें आर के लेंथ से मतलब है, यहाँ पे पैरामीटर्स जो हैं वो स्केलर्स हैं, ठीक है ना, तो उसके डायरेक्शन से हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे थीटा को चेंज करने से एक कर्व ट्रेस हो रहा है,
तो ड्यू टू चेंज इन थीटा एक्स वाई प्लेन के पैरेलल एक कर्व ट्रेस होगा, ठीक है, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल एक कर्व ट्रेस होगा। फाई को चेंज करेंगे हम लोग तो ऐसा एक कर्व ट्रेस होगा एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर, किधर भी कर्व हो सकता है बट वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये एक प्लेन हुआ और इसके परपेंडिकुलर ऐसा सर्कल, ऐसा आधा इधर जाएगा आधा नीचे से आएगा, इधर भी हो सकता है ऐसे, ठीक है ना। तो ये सारे सर्कल्स मिला के क्या बनाएंगे, स्फीयर बनाएंगे, तो चारों तरफ से ऐसे सर्कल हो सकता है, ठीक है। तो दोनों को चेंज करने से कैसे सर्कल, यानी कि दो पाथ्स ट्रेस हो रहे हैं और दोनों पाथ्स ऑर्थोगोनल एक दूसरे के, यानी एक को चेंज करने से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। ये वाला जो सर्कल आ रहा है वो और इसके परपेंडिकुलर एक सर्कल आ रहा है वो, बोथ दिस सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो ये मतलब है इसका। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। इस एग्जाम्पल में यहाँ पे पैरामीटराइजेशन निकालना है हमें सिलिंड्रिकल सरफेस, तो यहाँ सिलेंडर ही दे रखा है तो कुछ करना ही नहीं है। आर थीटा जेड में जाएगा, मतलब एक्स की जगह लिखना है हमें आर कॉस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा और जेड की जगह, ठीक है ना। तो जेड की जगह सिर्फ जेड रहेगा, तो इसमें यही करना होता है हमें, तो जेड को जेड में लिख देते हैं। जेड यहाँ पे किसी और के टर्म में जाने वाला नहीं, क्योंकि जेड इज इक्वल टू, जैसे पीछे वाले केस में यहाँ पे दे रखा था जेड इज इक्वल टू समथिंग दे रखा था, तो जेड भी आर के टर्म में आया था, ठीक है, तो हमने उसके टर्म में लिख दिया था उसको। बट यहाँ वैसा नहीं है कुछ, तो जेड बेसिकली हाइट हो गया, इस पूरे सरफेस पे किसी भी पॉइंट का हाइट हो गया तो उसका जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। एक्स और वाई को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, तो एक्स और वाई को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, एक्स की जगह लिखेंगे आर कॉस थीटा और वाई की जगह लिखेंगे आर साइन थीटा। आर क्या होता है, ये सेंटर से इसके पॉइंट का डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, यहाँ का। तो सेंटर से हर पॉइंट का डिस्टेंस तो अलग अलग है, ठीक है ना, सेंटर से हर पॉइंट का डिस्टेंस क्या अलग अलग है, तो ये चीज़ है। अच्छा, इसमें x की जगह हम लोग आर कॉस थीटा इसमें पुट करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 और माइनस आर और 3 और 2, तो ये हो जाएगा 6r साइन थीटा इज इक्वल टू 9, 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा यहाँ, ये चीज़ तो आर स्क्वायर ही बनेगा एंड 6r साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो केसेस आएंगे, r इज इक्वल टू 0, इधर r इज इक्वल टू 0, और दूसरा r को यहाँ पे r कॉमन लेने पे r माइनस 6 साइन थीटा बचेगा, तो r इज इक्वल टू 6 साइन थीटा, ठीक है ना। तो r जो है इटसेल्फ किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है, ठीक है। तो ये दोनों वेरिएबल अलग अलग नहीं कहलाएंगे, फिर इन दोनों के जगह पे हम एक ही वेरिएबल लेंगे, इधर r ले लें और थीटा ले लें, ठीक है ना। तो r इटसेल्फ किसका फंक्शन हो गया, थीटा का फंक्शन हो गया, और थीटा को भी आर के टर्म में लिख सकते हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा लिखना, आर ओवर, तो इसको लिखना पड़ेगा साइन इनवर्स आर ओवर 6, तो फिर बहुत खतरनाक हो जाएगा वो, ठीक है। हर जगह ये थीटा के जगह तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो ज़्यादा बेटर होगा हम लोग वेरिएबल को आर को रिप्लेस कर दें थीटा वाले टर्म से, ठीक है ना। तो एक्स के जगह हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे आर कॉस थीटा लिखना था हमें, आर के जगह लिख लेंगे 6 साइन थीटा, दिस विल बिकम 6 साइन थीटा कॉस थीटा। वाई सिमिलरली क्या बन जाएगा, 6 साइन स्क्वायर थीटा, एंड जेड एज इट इज जेड ही रहेगा। तो अब हमारे पास कितने वेरिएबल्स आ गए, इस सरफेस को डिफाइन करना है, तो इस सरफेस पे इधर उधर कहीं भी मूव करें अगर हम, जैसे ये वाला पॉइंट है, एंड लेट मी टेक अनदर कलर, ये वाला पॉइंट है, और इस पॉइंट पे अगर हम इसके सर्कुलर पाथ में मूव करें, सिलेंडर पे सर्कल में मूव करें, तो सर्कल में मूव करेंगे, नीचे और ऊपर नहीं करना। तो इधर हम लोग सर्कल में मूव कर सकते हैं सिलेंडर पे, और ये फिर सर्कल छोड़ दे तो नीचे और ऊपर, नीचे उतर सकते हैं। तो ऊपर और नीचे जाने से क्या चेंज होगा, जेड में चेंज होगा, तो एक वेरिएबल मिला हमें जेड, तो जेड को फर्दर पैरामीटराइज करने की आवश्यकता नहीं है किसी अदर चीज़ में, ठीक है ना। और यहाँ पे इस सर्फेस को बेसिकली डिफाइन करना है हमें, और इधर घूमने पे थीटा चेंज होगा, तो वी हैव टू वेरिएबल्स थीटा एंड जेड, ठीक है ना। तो थीटा एंड जेड के टर्म में सबको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसको लिखना है हमें ऐसे। अब ये सरफेस जो है, तो हमें एक पैरामीट्रिक इक्वेशन लेना है, उसमें लिखेंगे क्या हम लोग, थीटा और जेड लेंगे। ये क्या है, ये बेसिकली पोजीशन वेक्टर है जो इस सरफेस के किसी भी पॉइंट के पोजीशन को बताता है। तो अभी ये क्या करेगा, आर थीटा और जेड के टर्म में, अभी इस आर और इसके आर, ये वाला आर, ये इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पोजीशन को हम लोग आर से लेते हैं, इसलिए इसको पी भी लिख सकता हूँ मैं, पैरामीटराइज्ड इक्वेशन है मेरा ये। और यहाँ पे जो आर था वो आर था बेसिकली एक्स वाई प्लेन में जो आर होता है, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का प्रोजेक्शन जो होता है आर, वो शुरू से बताता है आर में क्या होता है आर वो, ठीक है। तो इसको पी भी लिख सकते हो, आर से कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है बार बार, ठीक है। तो थीटा और जेड के फॉर्म में लिखना है,
तो x को तो हम लोग थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, x को z के फॉर्म में फर्दर लिखना तो पॉसिबल नहीं है, x बेसिकली सिर्फ थीटा का फंक्शन है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा आई हो जाएगा। y को लिख सकते हैं हम लोग 6 साइन स्क्वायर थीटा j, एंड z जो है वो थीटा का फंक्शन नहीं है, तो z इट सेल्फ z है, तो उसको हम लोग z लिख लेंगे, तो दिस बी और न्यू, ठीक है ना, पैरामीटराइज्ड इक्वेशन। तो ये ऐसे करेंगे हम लोग इसमें। तो पैरामीटराइज्ड इक्वेशन अब यहाँ पे क्या है वही मैंने बता दिया, थीटा और जेड के करस्पॉन्डिंग दो कर्व्स बन रहे हैं, जेड को कांस्टेंट रख के थीटा को चेंज करेंगे और थीटा को कांस्टेंट रख के जेड को चेंज करेंगे, बोथ आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, बोथ आर परपेंडिकुलर। बेसिकली दोनों के टेंजेंट क्या होंगे, ऑर्थोगोनल कर्व्स के टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं नॉर्मल किसी भी पॉइंट पे। तो आई थिंक इतना चीज़ समझ में आया, ठीक है। पैरामीटराइज कैसे करेंगे, दो ही तरह की चीज़ होगा, इधर सिलेंड्रिकल होगा और स्फेरिकली सिमेट्रिकल सरफेस होगा, ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, पैराबोला या पैराबोलॉइड है, तो पैराबोलॉइड ऐसा होता है, ठीक है, अगर ऊपर की ओर है तो, और है भी वैसे ही, तो इसकी सिमेट्री कैसी होगी, सिलेंड्रिकल, ठीक है ना, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल होगा ये। यहाँ भी एक पैराबोलॉइड है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में माइनस है, तो ऑब्वियसली ये नीचे की ओर आएगा, ऐसा उल्टा होगा, और एक्स और वाई को जीरो करने पे जेड का मैक्सिमम वैल्यू 9 आ रहा है, मतलब ये ऐसा कुछ होगा, और ये नीचे की ओर जहाँ तक जाए इन्फिनिटी तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जेड का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो ये नीचे बढ़ते जाएगा, तो ऐसा कुछ होगा पैराबोलॉइड, और नीचे की ओर बढ़ते जाएगा ये, ठीक है ना, बट मैक्सिमम ऊपर का कितना होगा 9, जेड कोऑर्डिनेट 9 एक्स और वाई को जीरो करने पे, ऐसा पैराबोलॉइड है। तो ये भी सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल होगा, तो सिलेंड्रिकल सरफेस में आर थीटा और जेड का हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसमें तीन वेरिएबल्स नहीं होंगे हमारे पैरामीट्रिक इक्वेशन में, लिखने के लिए बुक्स में आर लिखा रहता है, पी से भी लिख सकते हो, हमारा जो पैरामीटराइज्ड इक्वेशन नया मिल रहा है वो इधर आर थीटा हो सकता है या थीटा जेड हो सकता है और सिर्फ आर जेड हो सकता है, तो जिसमें भी आए उसको आपको चेक करना होगा। सिंपल है करना है कि एक्स की जगह इसमें, ठीक है, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा क्या होता है पता है, इसका कोई भी पॉइंट है, ठीक है ना, ये कोई भी पॉइंट हो गया इसका, ठीक है, तो ये लेंथ, ये इसका पूरा का पूरा लेंथ हो गया, मतलब पोजीशन वेक्टर हो गया बेसिकली। तो हमारा पैरामीटराइज्ड इक्वेशन जो है इसी किसी भी पॉइंट के पोजीशन को बताएगा, और वो किसके टर्म में आएगा, आर थीटा के टर्म में आएगा, थीटा जेड के टर्म में आएगा। जैसे एक अभी पिछला एग्जांपल जो देखा हमने, तो ये थीटा जेड में आया था, सबसे पहले वाले की बात करो, इसकी बात करो, ठीक ना, तो ये चीज़ आया था आर और थीटा में आया था, ठीक है ना, दूसरा वाला थीटा और फाई में आया था स्फेरिकल वाला, तो ये चीज़ चेक करना पड़ेगा हमें। तो एक्स की जगह आर कॉस थीटा पुट कर देते हैं, आर क्या है, इस पैरामीटराइज्ड इक्वेशन का प्रोजेक्शन है, ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन है उसका, तो इसकी जगह सिंपली आर कॉस थीटा पुट कर दो, वाई की जगह आर साइन थीटा पुट कर दो, आर साइन थीटा पुट कर दो, और सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल होगा तो जेड की जगह जेड भी फंक्शन हो जाएगा किसका, आर कॉस थीटा, और आर साइन थीटा पुट करेंगे तो जेड बेसिकली आर स्क्वायर हो जाएगा। अब पैरामीटराइज्ड इक्वेशन हम लोग बनाएंगे तो आर और थीटा में ही जाएगा, क्योंकि जेड इटसेल्फ आर का फंक्शन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगर जेड दिया ही नहीं होता, सिर्फ सरफेस बोला होता जैसे पिछले वाले केस में बोला था, ठीक है, इस वाले केस में बोला था, और लिमिट तो दिया था, लिमिट से मतलब नहीं है, हमें फंक्शन पे फोकस करना है। लिमिट इसलिए दे रहा है कि जेड का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो मैक्सिमम जीरो, मतलब ये जो सिलेंडर है एक्स वाई प्लेन पर लाई कर रहा है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और मैक्सिमम इसका हाइट जो है वो 5 है, ये मतलब हुआ जेड का 0 से 5 होने का, ठीक है। तो यहाँ पे जेड के टर्म में दे रखा था सारा चीज़, जेड के टर्म में दे रखा था, तो एक्स की जगह हमने पुट किया आर कॉस थीटा, वाई की जगह पुट किया आर साइन थीटा, ठीक है। आर क्या, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, सेंटर से ही जो पॉइंट है ये पैरामीटराइज्ड इक्वेशन है हमारा, आर और थीटा में आ रहा पता चल गया तो इसको मैं लिख दिया। इसका ही प्रोजेक्शन होता है कहाँ पे, एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन होता है, एक्स वाई प्लेन में इसका प्रोजेक्शन होता है, और इसका जो एंगल होता है एक्स एक्सिस के साथ दैट इज थीटा, वो शुरू से हम लोग समझते हैं उसको। और यहाँ पे जेड जो है इटसेल्फ क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। तो पैरामीटराइज्ड इक्वेशन होगा इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा, एक्स की जगह लिखेंगे हम लोग आर कॉस थीटा आई, आर साइन थीटा जे, एंड आर स्क्वायर के। अगर यहाँ पे दो कर्व बनेगा, सिर्फ थीटा को चेंज करेंगे तो इस पैराबोलॉइड पे क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, और आर को चेंज करेंगे तो फिर ये वाला कर्व बनेगा, मतलब ये कर्व पे ऊपर जाएगा जो पैराबोला बन रहा है ना। तो अलग अलग आर के लिए, अब आर थीटा नहीं चेंज करना, हमें आर चेंज करना है, तो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, और बड़ा करेंगे आर, इसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे लेंथ बढ़ाने पे, ठीक है ना, ऊपर की ओर बढ़ेगा, और थीटा बढ़ाने पे इसी पे सर्कल बनाएगा ऐसे। तो अगेन बोथ आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, दिस पैराबोला एंड दिस सर्कल, ठीक है। ऑर्थोगोनल यहाँ पे कैसे, मतलब इसका जो टेंजेंट होगा ये, और इसका जो सर्कल का टेंजेंट होगा ये, बोथ विल बी परपेंडिकुलर। नीचे वाले में वैसे ही कर सकते हैं,
ठीक है, अब डायग्राम विजुअलाइज कर पाओ ना कर पाओ, नो मैटर, पुट करो यहाँ पे और सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है कोन फ्रस्टम। तो कोन है, कोन को काटा हुआ है। पिछला वाला केस जो था ना, यहाँ पे जो एग्जाम्पल था, यहाँ कोन जीरो से ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था, अब यहाँ हो सकता है बीच से काट दे, ऐसा कोन ले ले, तो कोन का फ्रस्टम बना दिया। फ्रस्टम पता है आपको क्या होता है, ठीक है। तो उसका उसकी भी सिमेट्री कैसी होगी, सिलेंड्रिकल सिमेट्री होगी, और हाफ में कट कर दिया उसको, और z इज इक्वल टू जीरो, जेड का लिमिट 0 से 3 तक है, मतलब ये भी स्टार्ट हो रहा है वहीं से, ये भी स्टार्ट हो रहा है यहीं से स्टार्ट हो रहा है, बट ये फ्रस्टम के फॉर्म में, ठीक है ना। ये ऐसा है और तब ये ऊपर जाके ऐसा कोण बन रहा है, ठीक है, यहाँ से कंसीडर करना है इसको हमें, ठीक। तो और ये कहाँ पे, फर्स्ट ऑक्टेंट पोर्शन ऑफ द कोन, ठीक है ना। इक्वेशन दे रखा है, आप सॉल्व कर सकते हो इसको, ट्राई करेंगे इसको, ठीक है। क्वेश्चन जो नहीं बनेंगे उनके लिए हम लोग अलग से सेशन एक ले लेंगे, बट आप ट्राई करेंगे, जो भी कंसेप्ट है मैं बताते जा रहा हूँ उसको। ये भी सेम क्वेश्चन है पहले वाले के जैसा, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म दे दिया, कोन दे दिया, यहाँ पैराबोलॉइड दे दिया, इस टाइप के सरफेसेस होंगे तो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल होंगे, तो एक्स की जगह आर कॉस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा डाल के अगर फंक्शन दे रखा है तो जेड भी कुछ आ जाएगा, और जैसे पिछले वाले केस में यहाँ पे जेड के साथ एक्स और वाई का रिलेशन नहीं दे रखा था, तो फिर जेड को एज इट इज रख देंगे, क्योंकि सिलेंड्रिकल में पता है क्या होता है, आर थीटा जेड होता है। जेड अगर थीटा या आर के टर्म में कुछ नहीं आ रहा है तो पैरामीटराइज्ड इक्वेशन में जेड को एज इट इज रख देंगे के लगा के, ठीक है ना, समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ है। तो इस वाले क्वेश्चन में तो सब में दे रखा है, जेड को एक्स और वाई से रिलेट करके दे रखा है, तो जेड भी यहाँ पे फंक्शन आएगा, फंक्शन होगा इधर आर का और थीटा का, ठीक है ना। तो ये वाला केस में तो स्फेरिकल हो गया, तो जहाँ भी कोन है, पैराबोलॉइड है, तो ये चारों के चारों क्या होंगे, सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक, सिलेंडर होगा। यहाँ पे स्फेयर दे दिया, यहाँ पे स्फेयर दे दिया, तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होगा, तो स्फेरिकल सिमेट्रिकल के लिए भी सेम चीज़ है। एक्स की जगह क्या पुट करते हैं हम लोग, एक्स की जगह जो पूरा का पूरा उसका लेंथ था, तो स्फीयर बनेगा, सबसे पहली बात समझेंगे यहाँ पे, तो स्फीयर बनेगा, सेंटर और सेंटर देख लेंगे एक्स के साथ। यहाँ पे स्फीयर का इक्वेशन मैंने बताया था, एक्स प्लस और माइनस समथिंग हो तो वो चीज़ सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाता है, कुछ नहीं है, मतलब सेंटर का कोऑर्डिनेट 0 0 है। तो ये रेडियस इसका यहाँ पे 9 है ना, तो 3 हो जाएगा, 9 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 3 इसका रेडियस हो जाएगा। तो 3 का प्रोजेक्शन लेंगे नीचे की ओर, इस एंगल को हम लोग फाई मान लेंगे, 3 हमारा रेडियस है, तो 3 cos फाई, 3 साइन फाई, 3 साइन फाई लेंगे तो उसका प्रोजेक्शन आएगा किस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन आएगा, ठीक है ना। दिस इज आवर एक्स वाई प्लेन, एक्स और वाई, तो दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस, ठीक है। और ये हमारा आर कहलाता है, और ये एंगल थीटा कहलाता है। तो ये आर अपने आप में क्या आ रहा है, 3 साइन फाई, 3 साइन फाई, तो एक्स की जगह लिखेंगे 3 साइन फाई, पहला तो इतना हुआ, ये आर कॉस थीटा लिखना होता है, तो आर तो ये है एंड कॉस थीटा फर्दर, ये आया। सिमिलरली वाई जो आएगा 3 साइन फाई साइन थीटा, ठीक है। 3 रेडियस है यहाँ पे, पिछले वाले केस में ए था रेडियस, ओके। एंड जेड के लिए क्या करेंगे, तो इसको चाहो तो इसमें पुट करके भी जेड निकाल सकते हो, इसको इसमें पुट करके भी हम लोग जेड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा, तो यहाँ पे बोल कह रहा है द कैप कट फ्रॉम, अच्छा तो पूरे स्फेयर का स्फेयर के लिए पैरामीटराइजेशन नहीं करना है हमें, ठीक है। हमें पैरामीटराइजेशन तो उसमें लिमिट चेंज करना पड़ेगा, पहले डायग्राम इसका समझ लेते हैं हम। ये एक स्फीयर होगा मान लिया, सरफेस एरिया निकालते टाइम सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा, और यहाँ पे कोन है ये, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये 0 से शुरू हो रहा है, तो ऐसा एक कोन इसमें बनेगा, ऐसा, तो ये कोन हो गया। तो ऊपर एक ये जो पोर्शन है ना, ये एक छोटा सा कैप के जैसा कट रहा है ऊपर से स्फीयर का पोर्शन, बाद में इसका एरिया निकालने को पूछ सकता है, ठीक है ना, एरिया इसका निकालने को पूछ सकता है। तो खैर हमें पैरामीटाइज करना है, और पैरामीटाइज करेंगे तो जैसे हम लोग पैरामीटाइज इक्वेशन को हम लोग लिख रहे हैं आर में थीटा में, या फिर पैरामीटाइज इक्वेशन को हम लोग फाई में और थीटा में लिख रहे हैं, तो फाई और थीटा का तो कुछ ना कुछ लिमिट होगा ना, कहाँ से कहाँ तक जाना है। पीछे के केसेस में पूरा का पूरा था 2 पाई तक था, यहाँ पे इस केस में लिमिट आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इसमें तो जो थीटा है, जैसे ये सर्कल बन रहा है, थीटा इस प्लेन में होता है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्सिस हो गया, और ये एंगल जो ट्रेस करता है ना, ये थीटा कहलाता है, तो ये ओरिजेंटल प्लेन में। तो थीटा का तो यहाँ लिमिट होगा, थीटा का लिमिट होगा 0 से 2 पाई तक होगा,
बट फाई का लिमिट नहीं होगा 0 से 2 पाई तक, ठीक है ना। फाई इसके परपेंडिकुलर वाला होता है, मतलब ये वाला एंगल जेड एक्सिस के साथ जो एंगल होता है, ठीक है। तो ये 45 डिग्री पे जा रहा है, दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। इसका स्लोप जो है 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री है मतलब ये पाई/4 हो गया। तो पाई/4 से इधर वाले पाई/4 से उधर वाले पाई/4 तक जा सकता है मैक्सिमम, मतलब -पाई/4 से प्लस पाई/4 तक जा सकता है। तो ये लिमिट इंपॉर्टेंट है, तो ये नीचे वाला टर्म से हमने लिमिट का ही, ठीक है ना, काम हो पाएगा, हमारा लिमिट वहाँ से पता पड़ पाएगा। अदरवाइज इसको पैरामीटाइज करना है तो जैसे स्फीयर को पीछे हमने पैरामीटाइज करा था, ठीक है ना, इन द सेम वे इसको पैरामीटाइज कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा रेडियस है, और रेडियस का हम लोग cos फाई ले लेते हैं तो जेड हो जाता है, ठीक है ना। तो रेडियस का cos फाई ले लेंगे तो जेड हो जाएगा। तो जेड की जगह लिखेंगे हम लोग ये नहीं कि 3 cos फाई, ऐसा काम करना है इसमें। तो अदरवाइज आपको अब बाकी चीज़ समझ में आ रहा है, ठीक है। लिमिट का क्या जरूरत पड़ेगा, क्योंकि जिस टर्म में हम लोग पैरामीटाइज कर रहे हैं, इधर आर और थीटा में पैरामीटाइज हो रहा है इक्वेशन, या फाई और थीटा के टर्म में हो रहा है, एक जगह थीटा और जेड के टर्म में हुआ था पैरामीटराइज्ड, ठीक है ना। तो जो भी हमारा वेरिएबल है, कर्व तो इसी के नाम से ट्रेस हो रहा है ना। जैसे अगर थीटा को चेंज कर रहे हैं तो सर्कल ट्रेस हो रहा है, तो ये जो सर्कल बन रहा है वो थीटा के करस्पॉन्डिंग कर्व हो गया, ठीक है ना। थीटा इज अ वेरिएबल और उसके चेंज होने से एक कर्व बन रहा है। जेड इज रिप्रेजेंटिंग, तो ये जेड कोऑर्डिनेट को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। जेड कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग अलग पॉइंट को, मतलब ये ऊपर क्यों रोटेट करेगा। सॉरी, इस केस में नहीं, इस केस में तो फाई आ जाएगा, स्फेरिकल है ना, तो फाई आ जाएगा। तो फाई रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाले सर्कल को, इस वाले सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब उतना अगर विजुअलाइज नहीं हो पा रहा है, समझ नहीं पा रहे हो, तो पैरामीटाइज करने आना चाहिए, बस इक्वेशन सीधा लिख लो, ठीक है ना, और बाकी काम हो जाएगा। तो दो यहाँ पे वेरिएबल्स आएंगे, ठीक है ना, दो वेरिएबल्स आएंगे और दोनों का लिमिट पता होना चाहिए हमें। उसके बाद हम सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं उसको मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। तो स्फेरिकल कैप, दोनों स्फेरिकल कैप वाला ही चीज़ है। यहाँ पर रेडियस सिर्फ दोनों में डिफरेंट दे रखा है, और बाकी जो टर्म है कोन वाला, इसमें कुछ और टर्म दे रखा होता तो वो जो मैंने अभी बोला कि फाई का जो लिमिट है वो पाई/4 और मिनिमम -पाई/4 से पाई/4 -45 से +45 तक जा रहा है। स्लोप चेंज कर देगा तो वो चीज़ डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। और जैसे कोन हो खूब ऐसा फैला हुआ बड़ा सा हो, तो तब तो ये एंगल तो 45 नहीं होगा ना, ओरिजेंटल प्लेन के साथ ये एंगल 45 नहीं होगा, कम हो जाएगा। तो वर्टिकल के साथ ज़्यादा हो जाएगा, तो फाई का लिमिट बढ़ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है, इनको ट्राई करेंगे आप इन क्वेश्चंस को, आगे मैं बढ़ता हूँ।